भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। और यहां पर भौतिक प्रदेश की मैं बात करूं तो भौतिक प्रदेश के अंदर मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिक प्रदेश अगर मैं भारत का पढ़ रहा हूं, राजस्थान का पढ़ रहा हूं या फिर किसी भी एक क्षेत्र विशेष का पढ़ रहा हूं तो वहां का वो भौतिक प्रदेश एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो यहां पर अपन पढ़ रहे भारत का भौतिक प्रदेश। तो देखो यहां पर भौतिक प्रदेश अपन जब पढ़ते हैं तो देखो यहां पर दो शब्द मैंने लिखे हैं, एक तो भौतिक और एक प्रदेश। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। प्रदेश यानी कि एक क्षेत्र विशेष, एक क्षेत्र विशेष। देखो मेरे प्यारे बच्चा, एक क्षेत्र विशेष, एक क्षेत्र विशेष आपका एक राजस्थान भी हो सकता है, एक क्षेत्र विशेष आपका एक भारत भी हो सकता है और एक क्षेत्र विशेष आपका हो सकता है यूएसए भी हो सकता है। तो क्षेत्र विशेष की मैं बात कर रहा हूं। भौतिक की बात करूं तो भौतिक यानी फिजिकली यानी कि फिजिकली तरीके से अगर मैं बात करूं तो किसी भी चीज को अगर मैं फिजिकली तरीके से हैंडल करूं तो एक भौतिक तरीके से होता है। जैसे इस मार्कर है, ये जो मार्कर है इस मार्कर को मैं फिजिकली तरीके से हैंडल कर रहा हूं, यानी कि इसको मैं देख भी रहा हूं, छू भी रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं। ये सभी चीजें मैं इसके साथ कर रहा हूं, तो यानी कि फिजिकली तरीके से इसको मैं क्या कर रहा हूं, हैंडल कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चा यहां पर भौतिक हो गया। अब मैं देखो पूरी पृथ्वी की मैं बात करूं तो पृथ्वी के प्रमुख अगर घटक की बात करूं, प्रमुख पृथ्वी के घटक, तो पृथ्वी के घटक, तीन घटक यहां पर अपन को देखने को मिलते हैं। एक तो स्थल मंडल, एक होता है जल मंडल, एक होता है वायुमंडल। तो देखो भौतिक प्रदेश के अंदर अपन जल मंडल और वायुमंडल की कतई बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्थल मंडल की। तो देखो स्थल मंडल की यहां पर अपन बात करने वाले हैं और स्थल मंडल पर अपन कौन कौन सी चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चे तो यहां पर पर्वत को मैं छू भी सकता हूं, देख भी सकता हूं और महसूस भी कर सकता हूं। पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, नदियां, मिट्टियां, वनस्पति, इसके संयुक्त अध्ययन, इन सभी चीजों के बारे में अपन जान लेंगे, पढ़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भारत का भौतिक प्रदेश। देखो अपन भारत का पढ़ रहे हैं यानी कि अपन भारत की एक डेफिनेशन तैयार करते हैं, यानी कि भारत के स्थल मंडल पर स्थित, भारत के स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, नदियां, मिट्टियां व वनस्पति के संयुक्त अध्ययन को ही भारत का भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, यानी कि सीधी सी बात है भाई, इन सभी चीजों का जब अपन अध्ययन कर लेंगे, इनके बारे में अपन जान लेंगे, एक विचार विमर्श कर लेंगे और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकाल लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, भौतिक प्रदेश कहलाएगा भारत का। ठीक है, तो आप लिख सकते हो भौतिक प्रदेश की डेफिनेशन लिख सकते हो कि भारत के स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, नदियां, मिट्टियां व वनस्पति के संयुक्त अध्ययन को ही भारत का भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब अपन चलेंगे परिचय पर, यानी कि परिचय किसका, भारत का, और भौतिक दृष्टि से परिचय। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपन कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपने रीड किया, अगर पिछले पेपर देखे तो वहां पर आपको एक शब्द पूछ लिया गया कि पर्वत किसे कहते हैं, तो पर्वत किसे कहते हैं ये पूछ लिया, तो आपको पठार भी पूछा जा सकता है, पहाड़ियां भी पूछा जा सकता है। देखो मेनली ये बात है कि अपन को पर्वत पहाड़ों के बीच में एक अंतर आना चाहिए, अंतर एक स्पष्ट होना चाहिए कि भाई पर्वत इसे कहेंगे, पहाड़ इसे कहेंगे। तो देखो यहां पर एक हेडिंग आप लगा सकते हो कि पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार व मैदान में अंतर। ठीक है मेरे भाई, तो इनके अंदर अपन अंतर स्पष्ट करेंगे। देखो ये जितनी भी इस्तेलाह करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी जो इस्तेलाह करतियां हैं ये सारी की सारी भूमि से ऊपर उठी हुई है और इनको ऊंचाई के आधार पर अपन डिफाइन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितनी भी ऊंचाई की गणना अपन करते हैं समुद्र सतह से करते हैं। ये अपना समुद्र सतह है, समुद्र सतह।
ठीक है। अब समुद्र सतह से मैं बात करूं तो समुद्र सतह से अपन ऊंचाई की तरफ चलेंगे। समुद्र सतह से किसकी तरफ चलेंगे? ऊंचाई की तरफ अपन चलेंगे, ठीक है। और जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वो सारी की सारी ऊंचाई जो मैं आपको बता रहा हूं सारी की सारी औसत ऊंचाई बताऊंगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जितनी भी ऊंचाई की जब गणना अपन करते हैं वो समुद्र सतह से क्यों करते हैं, स्थल भाग से क्यों नहीं करते? तो अपना स्थल भाग क्या है, उबड़ खाबड़ है, तो यहां से जब अपन गणना करते हैं तो त्रुटि आने की संभावना ज्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चा, तो इसलिए अपन वहां से अपन गणना नहीं करते। तो जितनी भी ऊंचाई बता रहा हूं सारी की सारी औसत ऊंचाई बताऊंगा, और औसत यानी कि बीच का मान, ठीक है। तो देखो इस समुद्र सतह से, और यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा गया कि वर्तमान में भारत का समुद्र सतह या फिर सी लेवल कहां पर है? तो वर्तमान में भारत का सी लेवल है चेन्नई में। अब देखो समुद्र सतह से औसत 300 मीटर तक के भूभाग को मैदान कहेंगे। समुद्र सतह से औसत 600 मीटर तक के भूभाग को पठार कहेंगे। और पठार का ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी भाग सपाट होता है भाई। आपने देखा होगा कि पठार का ऊपरी सतह सपाट होती है, इसलिए राजा महाराजा जो थे ज्यादातर पठारों के ऊपर क्या बनाते थे? अपने महल बनाते थे। ये बिल्कुल सपाट होते थे, समतल होते थे, वैसे ही, ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं बात करूं आगे की, तो समुद्र सतह से अगर मैं 1800 मीटर तक ऊपर जाता हूं तो उसे कहेंगे पहाड़ियां। समुद्र सतह से अगर मैं 2700 मीटर तक जाता हूं तो उसे कहेंगे पहाड़। और समुद्र सतह से मैं औसत अगर 2700 मीटर के ऊपर अब कितने चले जाओ वो फिर पर्वत बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा देखो समुद्र सतह से औसत 300 मीटर तक के भूभाग को मैदान कहेंगे। समुद्र सतह से औसत 600 मीटर तक के भूभाग को पठार कहेंगे। और पठार के ऊपरी भाग कैसा होगा? सपाट होगा। समुद्र सतह से औसत 1800 मीटर तक के भूभाग को पहाड़ियां कहेंगे, ठीक है भाई। समुद्र सतह से 2700 मीटर तक के भूभाग को पहाड़ कहेंगे। और समुद्र सतह से 2700 मीटर के ऊपर अब कितने ही स्थलाकृतियां निकल जाएगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं। तो देखो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का संपूर्ण भौतिक प्रदेश जो है ये क्या 100% हो सकता है? क्या हो सकता है? भारत का संपूर्ण पूरा भौतिक प्रदेश 100%, यानी कि भारत के संपूर्ण भौतिक प्रदेश में जो पर्वत है ये 10.6% है मेरे भाई। कितने परसेंट है? 10.6%। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की कुल भूमि पर पर्वतों का कितना परसेंट है? तो 10.6%, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से भारत की कुल भूमि पर अगर मैं पहाड़ और पहाड़ियों की बात करूं तो 18.5% क्षेत्रफल पर भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? पहाड़ और पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से मैं पठार की बात करूं तो 27.7% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं। और मैदान की बात करूं तो 43.2% भाग पर क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है सारा का सारा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहा, आपको सिर्फ देखो समझना है और चीज़ों को अप्लाई करनी है। कैसे क्या करना है कि भारत की समुद्र सतह से औसत ये जितनी भी ऊंचाई है और जितनी ऊंचाई तक के भूभाग को ये स्थलाकृतियां कहते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भू सतह पर समुद्र सतह से औसत 600 मीटर तक की भू आकृति को किस नाम से जानेंगे? तो वो आ जाएगी पठार। 1800 मीटर तक के भूभाग को पहाड़ियां कहेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे देखो भाई, देखो मेरे भाई, अब मैं भारत के भौतिक प्रदेश की बात करूं तो सबसे पहले अपन भारत के नक्शे को देखना पड़ेगा। ये अपना भारत का नक्शा है भाई, ये अपना भारत का नक्शा है। और इस भारत की मैं बात करूं तो भारत को भौतिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो देखो इससे ऊपर का जो भाग है ये पर्वतीय भाग है भाई, और इससे यहां तक का जो भाग है ये मैदानी भाग है। ये जो भाग है ये भाग
प्रायद्वीपीय भारत है और ये जो भाग है ये तटीय क्षेत्र है। ये कौन सा है? तटीय क्षेत्र, यानी कि तटीय क्षेत्र प्लस द्वीप समूह है। तो देखो मेरे भाइयों, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अगर भौतिक दृष्टि से भारत को बांटते हैं, और भौतिक दृष्टि से जो बांटेंगे वो विशेषताओं के आधार पर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे भाई? विशेषताओं के आधार पर बांटेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये उत्तर में स्थित है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है ये मैदानी भाग है और ये उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको बोल देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इसी के साथ ये प्रायद्वीपीय भारत आ गया, ये तटीय क्षेत्र व द्वीप समूह। तो पूरी की पूरी भारत की जो भूमि है ये 100% हो सकती है। इस 100% में से 29% क्षेत्रफल पर अपना पर्वतीय क्षेत्र यानी कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, और लगभग 24% पर उत्तर का विशाल मैदान। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो 49% पर अपना प्रायद्वीपीय भारत है, और तटीय क्षेत्र व द्वीप समूह की बात करूं तो लगभग 3%, यानी कि 4 प्रकार से मुख्य रूप से भारत को बांटा गया है। अब देखो बहुत सारी बुक के अंदर आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि इस द्वीप समूह को अलग कर देते हैं तो 5 प्रकार के हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र को जब अपन अलग कर देते हैं तो वहाँ पर फिर एक 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो बहुत सारी बुक के अंदर या फिर बहुत सारी कंपटीशन की बुक के अंदर आपको दे रखा होगा कि भारत भौतिक दृष्टि से 6 प्रकार से बांटा गया है। लेकिन अगर मुख्य बात करूँ तो मुख्य आधार पर ये 4 प्रकार के भारत के भौतिक पड़ोसी देश है, भौतिक प्रदेश है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ेंगे भाई। पर्वतीय क्षेत्र यानी कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हो गए? पहला भौतिक प्रदेश बताओ भारत के, भारत का भौतिक प्रदेश। तो भारत का भौतिक प्रदेश एक पहला तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा जो है वो है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत, और 4 नंबर की बात करूं मेरे बच्चे तो यहां पर तटीय क्षेत्र व द्वीप समूह। तो 3% भाग पर तटीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो 49% पर है, और उत्तर का विशाल मैदान लगभग 24% पर है, और उत्तर पर्वतीय क्षेत्र लगभग 29% पर है। तो इस प्रकार से ये अपने इसको दे रखा है। सबसे पहले उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से अपन चलते हैं। तो पहला उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे अपन, यानी कि अपन प्रायद्वीपीय भारत की भी बात नहीं कर रहे, तटीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, और मैदानी क्षेत्र की भी बात नहीं कर रहे। अपन बात करें सिर्फ और सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र की। देखो मेरे प्यारे बच्चा, पर्वतीय क्षेत्र में भी ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये क्षेत्र को अपन अलग पढ़ेंगे, और ये जो बाकी का क्षेत्र है ब्लैक में, इसको अपन अलग पढ़ेंगे। इस क्षेत्र को कहेंगे ट्रांस हिमालय। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय, और इसको कहेंगे अपन हिमालय। अब सुनोते, यहां जाओ, ये पूरी पृथ्वी है, और इस पूरी पृथ्वी में ये बीचों बीच स्थलीय भाग है, ये जलीय भाग है। तो देखो स्थलीय भाग को पेंजिया कहते हैं, बहुत बार बताया मैंने आपको, और ये जलीय भाग को कहेंगे पेंथालासा। तो ये पेंथालासा से सागर महासागर बनेंगे, और ये पेंजिया जो भाग है, पेंजिया, इस पेंजिया से महाद्वीपों का निर्माण होगा, स्थलीय भाग का निर्माण होगा। तो इस पेंजिया का कार्बोनिफेरस युग में कब हुआ मेरे भाई? कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विखंडन होता है, और ये पेंजिया टूटकर 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये 2 भागों में पेंजिया बढ़ गया, ये उत्तरी पेंजिया और ये दक्षिणी पेंजिया। और ये टूटेगा तो यहाँ पर ये पानी जो है पानी इसके बीच में जाकर भरेगा, यानी कि ये 33 सागर हो गया भाई, 33 सागर। अब ये भारत का मैप जो है, ये भारत का मैप ऐसे है मेरे भाई, यानी कि
ये जो मैं रेड रेड कर रखा था, ये रेड रेड, ये वाला क्षेत्र इस उत्तरी पेंजिया में आता है, उत्तरी पेंजिया में। और उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये हिमालय वाला, ये हिमालय वाला भाग 33 सागर में आता है भाई। ये किस में आता है? 33 सागर में। यानी कि जो हिमालय है, इस हिमालय की जगह पहले 33 सागर था, 33 सागर जब गया तो फिर हिमालय आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जब यहाँ पर 33 सागर था उस समय ही अपना ट्रांस हिमालय यहाँ पर था, फिर यहाँ पर 33 सागर गया, फिर यहाँ पर हिमालय बना। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि भाई हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय बना, सही बात है। हिमालय से पहले कौन से हिमालय बना? ट्रांस हिमालय बना। तो देखो यहाँ पर देखो भाई, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को अपन 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। देखो मेरे भाई, देखो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है मेरे भाई। और इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला जो भाग निकल कर आता है वो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और दूसरा जो हिमालय है वो हिमालय है। अब मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो ट्रांस हिमालय जो पर्वतमाला है, ट्रांस हिमालय पर्वतमाला, ये ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय पर्वतमाला, ये पर्वतमाला की मैं बात करूं तो ये पर्वतमाला 3 श्रेणियों से मिलकर बनी है मेरे भाई। ये 3 श्रेणियां, ऊपर वाली श्रेणी को काराकोरम श्रेणी कहेंगे, ठीक है, और मध्य वाली श्रेणी को लद्दाख श्रेणी और फिर जोस्कर श्रेणी। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं भाई, इस प्रकार से मैंने जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। तो ये तो काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी और ये जोस्पर श्रेणी। तो 3 श्रेणियों से मिलकर अपना ट्रांस हिमालय बना है मेरे भाई। ये 3 श्रेणियों का अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला जो है वो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा जो है वो है लद्दाख श्रेणी। और तीसरा जो है जोस्पर श्रेणी। तो 3 प्रकार से हिमालय को बांटा गया है। इसी प्रकार से मैं हिमालय की मैं बात करूं, ट्रांस हिमालय को तो 3 भागों में बांटा गया है। और मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय की बात करूं तो देखो हिमालय इस प्रकार से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय है। और हिमालय की मैं बात करूं तो देखो हिमालय जब बना तो 3 प्रकार से हिमालय बना भाई। हिमालय का जब निर्माण होता है, निर्माण, तो हिमालय का जो निर्माण होगा वो 3 तरीके से होगा मेरे भाई। तो 3 प्रकार का हिमालय यहाँ पर होगा। तो देखो हिमालय का सबसे पहले ये वाला भाग बनता है मेरे भाई, ठीक है, और इसे कहेंगे महान हिमालय, महान हिमालय। इसके और भी नाम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर दूसरे चरण में जो हिमालय बना वो बनेगा, वो हिमालय बनेगा लघु हिमालय, या फिर इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। और तीसरे चरण में जो हिमालय बनेगा वो बनेगा शिवालिक हिमालय, या फिर इसको बाहरी हिमालय भी कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 3 तरीके से हिमालय बना। यानी कि पहला जो हिमालय बनेगा वो पहला हिमालय महान हिमालय, महान हिमालय भी कह सकते हैं इसको, वृहद हिमालय भी कह सकते हैं इसको, और इसको केंद्रीय हिमालय भी कह सकते हैं, और इसको आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, आंतरिक हिमालय। फिर दूसरा प्रकार का जो हिमालय है वो लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसको लघु हिमालय कह दो या फिर मध्य हिमालय कह दो, क्योंकि मध्य भाग में मध्य हिमालय, ठीक है मेरे भाई। और यहां पर तीसरा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहां पर ये महान हिमालय और लघु हिमालय, तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य यानी कि ये रेखा है, यानी कि पूछा जाता है कि महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा ये है, तो इस रेखा को कहेंगे MCT रेखा,
यानी कि ये जो रेखा है, इस रेखा की फुल फॉर्म में अगर बात करूं MCT की, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि इसके जो हिंदी में अगर बात करें तो इसका हिंदी है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और अगर मैं बात करूं भाई लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य की बात करूं, तो इसके मध्य की जो रेखा है उसको बोलेंगे MBT रेखा। MBT रेखा यानी कि मेन बाउंड्री और थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि मुख्य सीमांत भ्रंश। ठीक है, अब देखो तो अपन ने क्या किया, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। ट्रांस हिमालय को तीन भागों में बांटा, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। हिमालय को अपन ने तीन भागों में बांटा, यानी कि हिमालय का निर्माण 3 चरण में हुआ। कितने चरण में हुआ? 3 चरण में हिमालय का निर्माण हुआ। फर्स्ट चरण के अंदर, प्रथम चरण के अंदर महान हिमालय कह दो या वृद्ध हिमालय कह दो, केंद्रीय हिमालय कह दो या आंतरिक हिमालय कह दो, और दूसरे चरण में लघु हिमालय बना और तीसरे चरण में शिवालिक हिमालय बना। ठीक है, तो यहां तक ठीक है, चलते हैं आगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई यहां पर देखो भाई, देखो भाई, अब अपन जो बात कर रहे हैं वो ट्रांस हिमालय के अंदर, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इसी वाले क्षेत्र के अंदर ये काराकोरम जो श्रेणी है, इस श्रेणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाई अपन कौन सा हिमालय पढ़ रहे हैं? ट्रांस हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय के बारे में क्या क्या याद रखना है। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना, हिमालय से पहले बना, यानी कि हिमालय से प्राचीन नहीं है। सही है ना, क्योंकि जब ट्रांस हिमालय था तब हिमालय की जगह 33 सागर हुआ करता था, इसलिए अपन कह सकते हैं कि हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय से नवीन है। हिमालय बाद में बना तो नवीन हो गया, और ट्रांस हिमालय पहले बना था, तो हिमालय से पहले बना, यानी कि कौन बना? ट्रांस हिमालय बना। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय जो है वो मध्य एशिया के अंदर आता है। भाई मध्य एशिया की जो श्रेणियां हैं उनसे ये जुड़ता है, तो इस ट्रांस हिमालय को कहते हैं मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी। मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी से कहते हैं। और एक ही बात करूं तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण जो है वो इयोसीन काल में हुआ है, इयोसीन काल पर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर काराकोरम की। तो काराकोरम की बात करूं तो ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा है। ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी कौन सी थी? अभी बताया मैंने आपको, काराकोरम श्रेणी। और दूसरी लद्दाख श्रेणी, और तीसरी जो श्रेणी है वो जोस्कर श्रेणी। तो 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले अपन काराकोरम श्रेणी को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखो मेरे भाई, काराकोरम श्रेणी की बात करेंगे तो काराकोरम जो श्रेणी है, देखो काराकोरम श्रेणी भारत के यहां पर स्थित है, यानी कि भारत के सबसे उत्तरतम श्रेणी है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। तो सबसे पहले जो बात यहां पर याद रखनी है, यह भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। और इसकी बात करो तो ट्रांस हिमालय की मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा भाग काराकोरम श्रेणी है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। तो ये ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी है।
इस काराकोरम श्रेणी में एक चोटी है मेरे भाई यहां पर। अगर मैं इस तरीके से मैं बात करूं तो ये पीओके है और ये अक्साई चीन है। तो पीओके के अंदर इस श्रेणी में एक चोटी जिसका नाम है K2। देखो भाई K2 जो है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये K2 की मैं बात करूं, देखो K2 चोटी से क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार और एक छोटा सा एग्जाम था राजस्थान पुलिस का, उसके अंदर इस पर रीट भी लगी। कैसे लगी देखो, ये जो K2 चोटी है इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। और इस चोटी की मैं बात करूं तो ये चोटी की अगर अपन तुलना करें पूरे विश्व में तो देखो पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी, विश्व की जो एक नंबर सबसे ऊंची चोटी है वो तो माउंट एवरेस्ट है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चोटी विश्व की तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी बात देखो भारत के सबसे उत्तरतम भाग में स्थित है, यानी कि भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। अब देखो सबसे उत्तरी भाग वाली चोटी पूछ ली भाई, सबसे उत्तरतम चोटी कौन सी है, तो सबसे दक्षिणतम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे दक्षिणतम जो चोटी है वो सबसे दक्षिणतम जो चोटी होगी वो चोटी होगी महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ जो चोटी है ये चोटी तमिलनाडु में मेरे भाई, ठीक है। तो ये सबसे दक्षिणतम चोटी है, सबसे उत्तरतम चोटी K2 है। और अगर मैं इसके भारत के सापेक्ष बात करूं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन मुख्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, क्योंकि K2 पीओके के अंदर आती है और पीओके अभी विवादित है तो इसको अपन मुख्य भूमि में काउंट नहीं करते। तो अपन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन मुख्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है, और ये हिमालय, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो K2 के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो काराकोरम श्रेणी की मैं बात करूं तो काराकोरम श्रेणी के दर्रे की बात करूंगा सबसे पहले। इसके दर्रे, इसके जो पासेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका दर्रा, पहला जो दर्रा है वो काराकोरम दर्रा, इसी श्रेणी के नाम है काराकोरम दर्रा। ये जो काराकोरम दर्रा है, ये काराकोरम दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर श्रेणी की बात करूं तो काराकोरम श्रेणी में, ठीक है मेरे भाई। इस काराकोरम दर्रे की भी बात करूं तो प्राचीन समय में, देखो प्राचीन समय में इस दर्रे के माध्यम से भारत रेशम व्यापार किया करता था। क्या किया करता था? रेशम व्यापार। तो प्राचीन समय में भारत इस दर्रे के द्वारा रेशम व्यापार करता था, रेशम व्यापार करता था। काराकोरम दर्रे की मैं बात करूं तो देखो वर्तमान समय में चाइना जो है वो चाइना इस काराकोरम श्रेणी को काटता काटता एक रोड बना रहा है, जिस रोड का नाम है PCEC रोड। देखो वर्तमान समय में जो चीन है, ये चीन यहाँ पर एक रोड बना रहा है भाई, और उस रोड का नाम है PCEC रोड, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान चाइना आर्थिक गलियारा। तो ये रोड बना रहा है जिसका विरोध भारत कर रहा है। जिसका विरोध कौन कर रहा है? जिसका विरोध भारत कर रहा है, और इस पर अभी पाबंद लगा दिया गया, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो पहली जो बात, जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में स्थित है दर्रा, प्राचीनतम समय में इससे रेशम व्यापार किया जाता था, और वर्तमान समय में PCEC रोड चीन बना रहा है जिसका विरोध भारत कर रहा है, ठीक है। 1963 की बात है। अब देखो भाई इस काराकोरम श्रेणी के बारे में और क्या क्या चीजें याद रखनी है कि काराकोरम श्रेणी जो है, ये काराकोरम जो श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी जो है ये लद्दाख व
तजाकिस्तान को जोड़ती है। ठीक है भाई, लद्दाख को तजाकिस्तान को जोड़ती है ये श्रेणी। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। देखो तजाकिस्तान का जो प्राचीन नाम है वो यारकंद है भाई। तजाकिस्तान का प्राचीनतम नाम क्या है? यारकंद। तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो काराकोरम श्रेणी के बाद काराकोरम श्रेणी में जो काराकोरम दर्रा है, इस दर्रे के बाद दूसरा दर्रा यहां पर आता है तांगला दर्रा। तांगला दर्रा, फिर दूसरा दर्रा आएगा खुजरेब दर्रा। ठीक है, और तीसरा दर्रा खुजरेब आ गया। चौथा जो दर्रा आएगा वो आएगा मारपोल्ला दर्रा। ठीक है मेरे भाई, और पांचवा जो दर्रा यहां पर आपको पढ़ोगे वो आएगा खारदुंगला दर्रा। ये जो खारदुंगला दर्रा है ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व का सबसे ऊंचा आवागमन योग्य दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा आवागमन योग्य दर्रा है। ठीक है, तो ये सारे दर्रे आपको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये जो 5 दर्रे हैं, अब देखो आपको पूछा जा सकता है खुजरेब दर्रा कहां पर स्थित है। तो ये जितने भी दर्रे मैंने आपको बताए सारे के सारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में और सारे के सारे काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है मेरे भाई, अब काराकोरम श्रेणी के दर्रे हो गए। अब अपन यहाँ के हिमनद पढ़ते हैं। हिमनद की बात करो तो हिमनद को मैं सरल तरीके में कह सकता हूँ कि पर्वतों के ऊपर जब बर्फ जम जाता है तो उसी को हिमनद कहते हैं। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहूँ तो समुद्र सतह से जब कोई पहाड़ी 4500 मीटर के ऊपर चली जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो जाता है और तो वहाँ पर क्या जम जाएगी? बर्फ, और इसी को ही अपन कहते हैं मेरे भाई हिमनद। ठीक है, तो हिमनद की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एक हिमनद है, इस काराकोरम श्रेणी में एक हिमनद यहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम है सासाइनी हिमनद। यहाँ पर एक हिमनद है भाई, अक्साई चीन के अंदर एक हिमनद है जिसका नाम है सासायनी हिमनद, और यहाँ पर एक और हिमनद है जिसका नाम है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद, सासाइनी हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ये 178 लगभग 178 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है लेकिन एक लगभग बता रहा हूँ 178, और ये 72 किलोमीटर में ये फैला हुआ है लगभग, यानी कि सबसे बड़ा सासाइनी हिमनद है। सासाइनी हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है लेकिन ये अक्साई चीन में स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सासाइनी हिमनद। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद। लेकिन अगर मुख्य भारत का सबसे बड़ा हिमनद आपसे बोले कि मुख्य भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सियाचिन हिमनद। मुख्य भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन हिमनद। और सबसे बड़ा भारत का हिमनद सासाइनी हिमनद। ठीक है, अब देखो सियाचिन हिमनद के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। पहला तो सियाचिन हिमनद के बारे में ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान ने 13 अप्रैल 1984 को इस पर हमला किया, इस सियाचिन हिमनद पर, और भारत ने इस हमले का जवाब दिया भाई, और जवाब दिया ऑपरेशन मेघदूत के रूप में। ऑपरेशन मेघदूत के रूप में इसको जवाब दिया। देखो कारगिल में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विजय भारत किसके खिलाफ चलाया? पाकिस्तान के खिलाफ चलाया। ठीक है, 1984 में। अब देखो ये जो सियाचिन है यहाँ पर भारत की सेना रहती है, तो यहाँ पर देखो सैनिक जो रहती है, तो सियाचिन हिमनद पर लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। इतनी ठंड में लोग यहाँ पर रहते हैं, अपने सैनिक वहाँ पर रहते हैं, डटे रहते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। अपने देश की रक्षा के लिए कभी बहुत बार वो अपनी जान भी दे देते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, सियाचिन हिमनद पर इन सभी सैनिकों की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। तो लगभग कहा जाता है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए रोज के वहाँ पर खर्चा होता है। तो ये सबसे महंगा और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। एक तो सबसे महंगा वह सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे महंगा और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात ये देखो, इसको ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है सियाचिन हिमनद, तो इसको दूर से जब देखते हैं तो बिल्कुल एक सफ़ेद चादर की तरह दिखाई देता है, तो इसको भारत की सफ़ेद छत भी कहते हैं। भारत की सफ़ेद छत कहते हैं इसको, भारत की सफ़ेद छत इसको कहते हैं। और अगर इस हिमनद की मैं बात करूं तो मुख्य भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, का सबसे बड़ा हिमनद है, मुख्य भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, तो ये सारे हिमनद आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में यहां पर कौन कौन से हिमनद आते हैं। जैसे पहला जो हिमनद यहां पर आएगा वो आएगा बियापो हिमनद, फिर आएगा बियापो के बाद में हिस्पार, और तीसरा हिमनद यहां पर आएगा हिस्पार के बाद में लिखापानी, और चौथा हिमनद यहां पर आएगा चोमो लुंगना हिमनद। तो ये 5 हिमनद आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो तो वो 4 यानी कि 6 हिमनद आपको हो गए। ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ये अपना कंप्लीट काराकोरम श्रेणी हो गया। अब देखो इस काराकोरम श्रेणी के बाद अगर बात करेंगे तो लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये आप देखिए, इसको क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके। मेन चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। एक बार आप इस वीडियो को आप देख भी लोगे तो कोई वो नहीं है। और अगर इन सभी के आप PDF चाहिए तो 9887143413 ये अपने व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सभी की PDF भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार PDF लेकर अगर इस वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, तो सफलता राजस्थान के इस चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।